नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। अब 2024 के चुनाव के नतीजे पर यूपी में पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट पर बीजेपी आला कमान ने चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यूपी की 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी क्षेत्रों में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। पार्टी के अपने आंकड़ों के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। यहां उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली हैं, तो वहीं गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि अवध में 16 में से 7 सीटें मिली हैं। कानपुर, बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही है। इस क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी को 10 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी के द्वारा पीएम मोदी और गृह मंत्री को सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। तो 6 और 7वें चरण का मतदान तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी का आना मुख्य वजह बताई जा रही है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन बड़ा मुद्दा रहा। अग्निवीर भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष भी बड़ा कारण रहा। पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियों के पेपर लीक होना हार की बड़ी वजह माना जा सकता है। वहीं राज्य सरकार में संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग को प्राथमिकता, विपक्ष के आरक्षण को खत्म करने जैसे मुद्दे को बल मिला। राजपूतों और राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी रही। संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं की तरफ से दिए गए बयान, जल्दी टिकट वितरण भी बड़ा कारण बना रहा। तो रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ था? 15 पन्ने की रिपोर्ट में 12 कारण बताए गए हैं और इस रिपोर्ट के द्वारा इंटरनल सर्वे की जो बात की जा रही है उसमें कई कारण निकल के सामने आ रहे हैं। ये तमाम कारण अग्निवीर से लेकर पेपर लीक और विपक्ष के संविधान से मुद्दे को लेकर प्रशासन और अधिकारियों में कहीं ना कहीं मनमानी देखी गई। सरकार और संगठन में सामंजस्य भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको लेकर तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो पिछले 6 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में कमी आई है। राज्य सरकार में संविदा कर्मियों की भर्ती, पेपर लीक, विपक्ष का आरक्षण जैसा मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना रंग दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह बनकर उभरे हैं। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच लगातार मंथन चल रहा है। यूपी से लेकर दिल्ली तक कदम ताल की जा रही है और ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तमाम कारण और इंटरनल रिपोर्ट केंद्र को सौंपी गई है। उसमें तमाम कारण बताए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन कारणों को जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों और मंत्रियों को दिशा निर्देश भी देने की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग कारण निकल कर सामने आए हैं, हार के कई कारण निकल कर सामने आए। अब देखना यह होगा कि इन तमाम कारणों का इलाज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है। माना तो ये भी जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की यूपी कार्यकारिणी में बड़ी फेरबदल देखने को मिल सकती है। आने वाला समय बताएगा कि बड़ी फेरबदल में किसको कहां शिफ्ट किया जा सकता है।
तो भारतीय जनता पार्टी के और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता कृष्णा मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है और यूपी से लेकर दिल्ली तक ये हलचल जोरदार बनी हुई है, अब क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने एक तरफ नैतिक जिम्मेदारी भी ले ली है और इंटरनल रिपोर्ट में क्या कुछ आया है वो भी सामने आ गया है, क्या लगता है अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? देखिए प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मंथन कर रही थी, लगातार बैठक कर रही थी, समीक्षा कर रही थी कि आखिर किस वजह से उत्तर प्रदेश में उसकी आधी से ज़्यादा सीटों पे उसको हार का सामना करना पड़ा। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक जो है 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में जो खास बात निकल के आई है कि जो है राजपूत समाज की जो नाराजगी थी और कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार संविधान को बदलने को लेकर बयानबाजी कर रहा था, उससे जनता के बीच एक संदेश गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दोबारा बनती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान में भी बदलाव कर सकती है। एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना है, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला लगातार विपक्ष उठा रहा था और पुरानी पेंशन को लेकर जो अधिकारियों में भी रोष था, उसको लेकर भी लगातार जो है ये इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो है आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, कानपुर सहित जो तमाम ऐसी लोकसभा सीटें हैं उन क्षेत्रों की जिसमें 8% से ज्यादा जो है वोट प्रतिशत में भी गिरावट हुई है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है प्रयास कर रही थी, लगातार बैठक कर रही थी। इस बैठक में जो चीजें सामने निकल के आई हैं तो अब जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। घंटों चर्चा हुई है, चर्चा कर उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने हार का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए जो है इसकी जिम्मेदारी खुद के सर पर लेने का काम किया है। तो वहीं पर अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होला है। 10 सीटों के उपचुनाव में 5 सीट समाजवादी पार्टी की थी, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव होना है तो क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उन्होंने उन क्षेत्रों में मंत्रियों को प्रभारी भी बनाया है, प्रभारी को 2 दिन प्रवास करने का भी निर्देश दिया है कि उन क्षेत्रों में जाएं और प्रवास करें। तो अब जो खास वजह मानी जा रही थी हार की, उसका जिम्मेदार जो है खुद को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ठहराया है और अब भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव होना है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इस वजह से वो लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के भी पत्ते खोलेगी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को वो टिकट देना चाह रही है जो अपने क्षेत्र के जो है अच्छे जनप्रतिनिधि हो, जिनका जो है प्रतिनिधित्व जो क्षेत्र का ढंग से कर सकें। और कोशिश उनका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें दलित और पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा जो है संख्या में शामिल करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी रहा है लोकसभा चुनाव में। तो जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी को जो है घेरने के लिए जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें भी पिछड़े और दलित नेताओं की तलाश में है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। और अब जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और उसमें तमाम जो पुरानी पेंशन से लेके अग्निवीर योजना से लेके जो तमाम ऐसी योजनाएं थी सरकार की, जिसको लेकर जनता के बीच मन में भी रोष था, जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये जो भ्रम फैलाया गया था इंडिया गठबंधन के द्वारा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में दोबारा आती है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा, इसको भी लेकर जो है सारी चीजें साफ हो चुकी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से तैयार है उपचुनाव के लिए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये तमाम कारण निकल कर सामने आए हो, उपचुनाव के लिए तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट में तमाम कारण आए हैं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हाल ही में सबको पता है कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जगह जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ जगहों पर जिस तरह से इस कार्रवाई को रोका गया है और कुछ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि इंटरनल रिपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आने वाले समय में बुलडोजर की कार्रवाई पर कुछ हद तक लगाम लगाई जाएगी? देखिए प्रियंका, हार की बड़ी वजह यह भी रही है कि अधिकारियों की मनमानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रही है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए और जो लखनऊ में जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी वहां के अधिकारियों को बुलाया गया और वहां से जो जोन के अधिकारी थे उनके साथ बैठक की गई, विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की गई, विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई,
तो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं निर्देश दिया कि जो है किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। उस क्षेत्र के लोग भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। उन्होंने एक नारा भी लगाया था कि योगी है तो यकीन है। तो जो हार की एक बड़ी वजह रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुनी नहीं जा रही थी और अधिकारियों की मनमानी भी एक बड़ी वजह जो है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हार की रही है। तो जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार सख्त दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों पे भी लगाम लगाने का पूरा काम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी कमान स्वयं अपने हाथों में उन्होंने ली है और लगातार उन अधिकारियों के भी संपर्क में है और लगातार उन विभागों के भी संपर्क में है जहां से कोई कमियां निकल के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। उनका साफ तौर पर उनके नेताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से थानों में दलाली हो रही है, तहसीलों में दलाली हो रही है, ये निंदनीय है। तो ऐसी जो बयानबाजी हो रही थी इसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। मकानों पर लाल निशान लगाने पर फटकार, मंडल आयुक्त ने सिंचाई विभाग के अफसरों से मांगा जवाब। पंतनगर, रहीम नगर में सर्वे के दौरान लगाया गया था निशान। इंद्रप्रस्थ नगर में भी सर्वे के दौरान लगाया गया था निशान से लोगों में मकानों के ध्वस्तीकरण का फैला था भ्रम। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद लोगों में फैला भ्रम हुआ दूर। वहीं मंडल आयुक्त ने एलडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग ने मांगा जवाब। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ अटकलों का दौर भी सामने आ रहा है। ऐसे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि लाल निशान भ्रम की एक बड़ी वजह बन गया था। इंद्रप्रस्थ नगर में भी सर्वे के दौरान लगाए गए थे निशान। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये भ्रम जनता का दूर हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि लाल निशान जिन मकानों पर लगाया गया है उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद लोगों का भ्रम हुआ दूर। मंडल आयुक्त ने एलडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग से मांगा जवाब। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और अब ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि लोगों के मकान पर सर्वे के दौरान लगाया गया लाल निशान भ्रम की एक बड़ी वजह बना। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार माफिया और गुंडों के खिलाफ अभियान चलाई है और उनकी संपत्ति कुर्क करने के साथ साथ उनके मकानों का बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ में अबरान नगर मोहल्ले में बुलडोजर चला था, मकानों को खाली किया गया और इसके बाद पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने लाल निशान लगा दिया। इससे बड़ा भ्रम फैल गया और सियासत भी तेज हो चली। भ्रम यह था कि लोगों को अब यह लगने लगा था कि उनका घर भी बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा और इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे थे और कुछ लोगों ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से अपना घर बचाने के लिए मांग भी किया, मुलाकात भी किया, जिस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने इसकी साफ कर दी कि अब वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा और साथ ही साथ जिन अफसरों ने मकानों पर लाल निशान लगाया था, घेरा लगाया था, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। इससे कहीं न कहीं बड़ी राहत इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर के लोगों को मिली और योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जो अफसर लाल निशान लगाए थे उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है और साथ ही साथ उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा संकेत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और इसी बुलडोजर नीति पर कहीं न कहीं सियासत भी तेज हो चली थी। एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि हम किसी का घर उजाड़ेंगे तो लोग हमारा राजनीतिक घर उजाड़ देंगे, और दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयानों में कहा था कि योगी सरकार की बुलडोजर नीति गरीबों का घर उजाड़ने को लेकर है। तो कहीं न कहीं जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी, इस पर
साफ हो गई है और अब लोग राहत की सांस भी लिए। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सफाई देनी पड़ी है और उनके हस्तक्षेप के बाद कहीं ना कहीं लोगों का भ्रम दूर हुआ है। एक तरफ सरकार और संगठन के सामंजस्य की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन जिस तरह से मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिला ही है और साथ ही साथ अब खुलकर ये तमाम समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि सामंजस्य एक से दूसरे विभाग और सरकार संगठन प्रशासन में सामंजस्य की कमी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में खासकर बड़ा झटका लगा और इस झटके के पीछे कहीं न कहीं गरीबों के साथ अन्याय को लेकर भी बड़ा फेरबदल हुआ और साथ ही साथ बुलडोजर नीति भी अपनाई गई थी और कई घरों को जमींदोज किया गया था। हालांकि इसमें ज्यादातर माफियाओं और गुंडों के घर थे, लेकिन तो फैसला आया उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी में अंतर्कलह भी देखने को मिली। अगर बात करें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की, तो संजय निषाद ने भी कहीं न कहीं योगी सरकार के कारणों पर सवाल खड़ा किया, बुलडोजर नीति का विरोध किया। और वहीं दूसरी तरफ खुलकर सामने आया कि जो उपेक्षा थी कहीं न कहीं कानूनी व्यवस्था को लेकर या फिर विकास कार्यों को लेकर जिस तरह से सीएम योगी के पास रिपोर्ट पहुंची, उससे सीएम योगी भी चौकन्ने हो गए और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से संवाद किया, तो कहीं न कहीं जो है योगी सरकार की जो खामियां थी खुलकर देखने को आई और अफसरों की जो कारस्तानियां थी वह भी देखने को मिली, जिस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अब लगातार एक्शन भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर बात करें संजय निषाद की, जी मोहम्मद आसिफ जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मुंबई दौरे पर जाएंगे सपा के 35 सांसद। 19 जुलाई को मुंबई दौरे पर पहुंचेंगे सपा के सांसद। बांद्रा के रंग शारदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। रंग शारदा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे सपा सांसद। मणि भवन चैत्य भूमि का करेंगे दर्शन। सिद्धि विनायक मंदिर का भी करेंगे दर्शन। सिद्धि विनायक मंदिर का भी करेंगे दर्शन। तो मुंबई पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के 35 सांसद। मणि भवन चैत्य भूमि का करेंगे दर्शन। सिद्धि विनायक मंदिर का भी करेंगे दर्शन। तो 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी के 35 सांसद मुंबई पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम तय हो चुका है। अलग अलग जगह पर दर्शन करने के साथ ही साथ सिद्धि विनायक मंदिर भी दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके अलावा रंग शारदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बांद्रा के रंग शारदा में जनसभा को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के 35 सांसद करेंगे मुंबई का दौरा। रंग शारदा में जनसभा को संबोधित करेंगे सपा सांसद। मणि भवन चैत्य भूमि का करेंगे दर्शन। सिद्धि विनायक मंदिर में भी करेंगे दर्शन। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद पहुंचेंगे मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही साथ सिद्धि विनायक मंदिर में माथा भी टेकते नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के सांसद। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास ऊपर है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर खबर सामने आ रही है, 19 जुलाई को मुंबई दौरे पर पहुंचेंगे, रंग शारदा में जनसभा को संबोधित करेंगे और सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन भी करते नजर आएंगे।
देखिए प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह हाई है और तमाम जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। और इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव लड़ने की सहमति पूरी तरह से बनती दिख रही, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का जो प्लान है पूरी तरह से दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी पहले से ही मंसूबा पाल रखी थी कि वह महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं भी मिलता तो भी वो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में लड़ाएगी। हालांकि अब जिस तरह से कांग्रेस और सपा के बीच जो गठबंधन है काफी तय हो चुका है, फार्मूले पर भी बात हो चुकी है और सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो चुकी है। तो इसी क्रम में 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी के 35 सांसद अब महाराष्ट्र जाएंगे, जहां पर वह अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और साथ ही साथ जनता के बीच मिलेंगे, मंदिर में दर्शन भी करेंगे और एक मैसेज देने की समाजवादी पार्टी जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो इसका मतलब है कि सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने के साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने पहले ही संकेत दिया था, कहा, बयान भी दिया था कि वह महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीते दिनों कांग्रेस के बीच सहमत न बनने की वजह से कोई बयान नहीं आ रहा था और सूत्रों के मुताबिक इस बीच कांग्रेस और सपा की जिस तरह से सहमति चुनाव लड़ने को लेकर बन गई है, अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र पर पूरा फोकस करेगी और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। और अखिलेश यादव को यह भरोसा है कि अगर उन्हें 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो 12 की 12 सीटों पर जीत का दम भी भर रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का दावा किया जा रहा है कि कई सीटों पर कब्जा होगा महाराष्ट्र की, लेकिन ये समय बताएगा। लेकिन जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।